दोस्तों आज थोड़ी देर पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को सुनाने से पहले मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि अपनी एग्जाम नजदीकी है, इसलिए मैं आपका बिल्कुल टाइम खराब करना नहीं चाहता। और ये आधे घंटे का वीडियो आप देखेंगे तो भी आपका टाइम खराब होगा। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ एनटीपीसी और ग्रुप डी 2019 वाली भर्तियां हैं उनकी एग्जाम डेट के लिए इस वीडियो देख रहे हो ना, तो बिल्कुल भी टाइम खराब मत कीजिए, क्योंकि इसमें वही पुरानी बात रिपीट की गई है कि 28 दिसंबर से आपके एग्जाम होंगी एनटीपीसी की, और आपकी मार्च अप्रैल से वो जो एंटी ग्रुप डी वाली है वो की। बाकी अगर आप और कुछ इंफॉर्मेशन सुनना चाहते हैं तो यहां पर इस वीडियो को सुन सकते हैं। धन्यवाद। मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी पत्रकारों का। वेरी गुड इवनिंग एंड नमस्कार आप सबको। आज के ब्रीफिंग में मेरे साथ मेरे सहयोगी महेंद्र गुप्ता जी हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, जो मेरे साथ इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट काम सब सहयोग निभा रहे हैं। तो मैं आप सबको ये सूचित करना चाहता हूं कि रेलवे इतने बड़े रूप में, रेलवे एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर तो है, जैसा भी हमारे साथी ने बताया कि रेलवेज ने ये सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है बहुत पुराना नहीं है। सन 1918 से हमने ये इसको प्रारंभ किया था, और हम इसमें अभी 18 की जो रिक्रूटमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद अब हम दूसरे चरण में हैं। और इस बार हम लोग 3 चरणों में ये परीक्षाएं कर रहे हैं। और ये परीक्षाएं जो हैं वो पहली है एनटीपीसी कैटेगरीज की, दूसरी है आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज में, और तीसरी है लेवल 1 कैटेगरीज में। और हम लोग इस परीक्षाओं में, इन 3 परीक्षाओं में जो 3 अलग अलग उसमें हो रही हैं चरणों में, उसमें कुल मिला के हमारे साथ 1,40,000 रिक्तियां हैं। और उन 1,40,000 रिक्तियों के में हमारे पास कुल रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो हैं वो 2,44,00,000 हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आप देख रहे होंगे कि इतने बड़े लेवल पे हम इस एग्ज़ाम को करा रहे हैं। और कोविड की सिचुएशन में ये एग्ज़ाम कोविड के मातहत हो रहा है, क्योंकि कई परीक्षार्थियों की भी चिंता थी और कई उसका भी ये था कि भाई ये कितने दिनों तक आप इसको होल्ड कर रहे हैं। तो फाइनली हमने इस चैलेंज को लिया और इस चैलेंज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे पास जो मैंने आपको बताया, जो पहला इम्तहान हो रहा है वो है आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज का, जिसमें स्टेनो, टीचर्स, ट्रांसलेटर्स आदि हैं। इसमें हमारे पास कुल वैकेंसियां हैं 1663, और कुल कैंडिडेट जो अपेयर जिन्होंने रजिस्टर्ड किया अपने को वो हैं 1,03,000। उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो है वो नॉन पॉपुलर कैटेगरी, जिसको हम एनटीपीसी कहते हैं, आप लोग भी उसको एनटीपीसी के नाम से जानते हैं। उसमें स्टेशन मास्टर, गार्ड्स, ऑफिस क्लर्क्स, कमर्शियल क्लर्क्स, ये सब लोग हैं। और उसमें कुल नियुक्तियां होनी हैं 35,208 पदों पे। और हमारे पास जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो हैं 1,26,00,000। और पहली वाली परीक्षा जो है आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज की, वो हमने 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में उसको रखा है। और जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का एग्जाम है, इसको अभी हमने 28 दिसंबर से शुरू करना है और मिड मार्च तक ये जाएगा, क्योंकि आपने देखा है 1,26,00,000 कैंडिडेट हैं, तो ये लंबा पीरियड चलेगा। और तीसरा एग्जाम जो हम करने जा रहे हैं वो है लेवल 1 का, जिसमें ट्रैक मेंटेनर्स हैं, पॉइंट्समैन हैं, और भी कई लेवल 1 की पोस्टें हैं जो उसमें होगा। और कुल इसमें पदों की संख्या है 1,03,769। और कुल मिला के इसमें कैंडिडेट हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं 1,15,00,000। और इनका सीबीटी हमने अप्रैल में प्लान किया है। अभी टेंटेटिव प्लानिंग है, वो आपको आगे हम इसकी सूचना दे देंगे पूर्व में, जैसा अभी चल रहा है हम एडवांस में सारी चीज़ें आपके संज्ञान में ले आएंगे। तो कुल मिला के जो अभी हम पहला एग्जाम जो 15 तारीख से शुरू हो रहा है आइसोलेटेड और मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज का, उसमें आपने जैसा मैंने अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में प्लान है। हम 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में, हाँ। अच्छा, हम लोग जो हैं इसमें कोविड-19 गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। और हमने इसमें कैंडिडेट को उनके एग्जाम सिटी, डेट के बारे में, उनकी ट्रैवल अथॉरिटी के बारे में 5 दिसंबर से उनको लिंक भेज दिया है इसके बारे में, सो दैट उनको ये सारी सूचनाएं पूर्व में हो कि वो किस सिटी में उनका एग्जाम होगा। अभी सेंटर इसको उस वक्त पता नहीं होता है, सेंटर की बात बताएंगे वो कैसे पता लगेगा। और डेट एंड डाउनलोडिंग का ये वो अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है, जैसे SC ST कैंडिडेट होते हैं उनको हम लोग पासेस देते हैं
तो वो अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट 5 दिसंबर से डाउनलोड कर रहे हैं। और जो ई कॉल लेटर्स हैं वो हम आज 11 तारीख को 4 बजे से वो उनको ई कॉल लेटर भी आज डिस्पैच करना शुरू कर देंगे। और हमने सभी इसमें सभी अपने प्रतियोगियों को ये बताया है कि भाई वो आगे की सूचना या कोई भी सूचना में किसी और वेबसाइट या किसी और सोर्स पे अवेलेबल न करें। वो हमारी जो आरआरबीज की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ही सूचना पे निर्भर करें और सत्यता कर जो सत्य सूचना के बारे में। और जो इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो ये 15 तारीख से जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें 1 लाख कैंडिडेट हैं और हम लोगों ने 354 सीबीटी सेंटर्स फाइनलाइज किए हैं। और ये कैंडिडेट जो हैं लार्जली इनको सबको आइदर उसी शहर में अब उसी प्रदेश में या जहाँ पे मिनिमम ट्रैवल इन्वॉल्व हो वहाँ पे हमने इनको अकोमोडेट किया है। तो हमारा प्रयास पूरा ये है कि कम से कम लोगों को डिस्टर्बेंस हो और लोगों को कोई तकलीफ ना हो। ये एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होंगे, 120 मिनट के, 90 से 120 मिनट के। हाँ सॉरी, ये जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 90 मिनट का समय मिलेगा। और जो विज्ञान हाँ जो लोग दिव्यांग लोग हैं उनको हम लोग 120 मिनट देंगे। और वो जो है स्क्राइब के साथ वो उनको 120 मिनट मिलेगा। और ये एग्ज़ाम जो है पहली शिफ्ट 9 बजे सुबह शुरू होगी और दूसरी शिफ्ट 1:30 बजे होगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि पहली शिफ्ट का गेट ओपनिंग टाइम 9 बजे होगा और गेट क्लोजिंग टाइम 10 बजे का होगा मॉर्निंग में, और एग्ज़ाम 10:30 बजे शुरू होगा। और दूसरी शिफ्ट जो है 1:30 बजे से शुरू होगी, 1:30 बजे गेट खोलेगा उसका, और गेट क्लोजिंग जो है वो 2:30 बजे हो जाएगा और 3 बजे से एग्ज़ाम होगा। तो हम और अगली स्लाइड में मैं दिखाऊंगा आपको कि कैंडिडेट्स हमें जो 1,25,000 क्या कितना अच्छा सॉरी हाँ ये 1,11,917 कैंडिडेट किस तरीके से किन प्रांतों में किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी इससे। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है, मेरे ख्याल से मिजोरम में सबसे कम है या अंडमान निकोबार में सबसे कम है। तो ये इस तरीके से इनका हमारे यहाँ जो एप्लीकेंट हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन ये है। और सिमिलरली अगली स्लाइड में हम दिखा रहे हैं आपको कि 1,25,88,524 एनटीपीसी कैंडिडेट उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, हम हर स्टेट्स में कहाँ पे उनको है। तो हमारी पहला प्रयास यही है कि जहाँ जिस प्रदेश के हैं वो उनको वहीं पे अकोमोडेट कर सकें। और बहुत बड़ा चैलेंज है कोविड सिचुएशन में इसको कराना। तो उसमें जो कुछ मिनिमल डिस्टर्बेंस अनअवॉइडेबल डिस्टर्बेंस होगा वही हम चाहेंगे कि प्रतियोगियों को रहे, अन्यथा वो ऐसा नहीं होगा। ज्यादा हम कहीं पे यहाँ पे हम तो मैक्सिमम ओवरनाइट जर्नी का रहेगा कि उनको एक ओवरनाइट जर्नी मैक्सिमम करनी पड़ सकती है। फीमेल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो हैं उनको हमने कोशिश किया है कि वो अपनी होम स्टेट में ही अकोमोडेट हो जाएं। तो जो लोग दिव्यांग लोग हैं या जो महिला प्रतियोगी हैं उनको हम लोगों ने उनके गृह प्रदेश में ही समायोजित किया हुआ है। पर जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि कुछ अनअवॉइडेबल इंटर स्टेट मूवमेंट होगी, क्योंकि वो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है कैंडिडेट का उस वजह से कहीं पे ऐसा रहेगा फैक्टर कि कहीं पे ओवरनाइट जर्नी लोगों को करनी पड़ेगी। और हमने इस मामले में ये कोशिश किया है कि रेलवे की सुविधाएं सदस्यों को मिलें। और जहाँ पे हमने अपने जो ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टरेट है उनको उनकी ट्रैवल रिक्वायरमेंट उनको बता दी है। और जहाँ जरूरत पड़ेगी और जहाँ पे वो फिजिबल होगा वहाँ पे हम लोग स्पेशल ट्रेनें उनके लिए चलाएंगे। हमने सभी चीफ सेक्रेटरीज को स्टेट्स में उनके इस संज्ञान में इस बात को लाए हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय ने उनको लिखा है कि वो जो हमारे आरआरबीज हैं, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं, जो रेलवे भर्ती परिषद हैं, तो उनको वो उचित वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये आदेश दें या उनको ये सुझाव दें कि उनको उचित सपोर्ट दिया जाए और वो उनको
जिससे कि स्मूथली ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो सके। एक और इसमें आप देखिए, इस सीबीटी एग्ज़ाम में या इस मेथोडोलॉजी में हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिन लोगों ने पहले इस तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, उनको भी किसी तरीके की असुविधा ना हो। तो हम लोगों ने उन लोगों को एक लिंक प्रोवाइड किया है जहाँ पे वो मॉक टेस्ट जो कर सकते हैं। तो ये मॉक टेस्ट जो है एक्चुअल एग्जामिनेशन से पहले फैमिलराइजेशन के लिए ये उपलब्ध कराई है सुविधा। तो कैंडिडेट्स जो हैं उनको हम क्वेश्चन पेपर, इसके अलावा ये हम और भी ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर तरह से ट्रांसपेरेंसी हो, और जो क्वेश्चन पेपर है कैंडिडेट का वो उसको दिखाए, उनको वो उपलब्ध होगा। आंसर बुकलेट अलॉन्ग विथ करेक्ट आंसर कीज, उन्होंने क्या आंसर दिया है और उसके आंसर कीज एक्चुअली क्या है, ये एग्जाम के बाद उनको उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे किसी तरह की भी कोई एम्बिग्युइटी किसी कैंडिडेट में ना रहे। और ये भी हमने उनको सुविधा दी है कि अगर वो कहीं पे उनको किसी चीज़ में वो सहमति नहीं रखते हैं तो वो करेक्शंस के या कोई करेक्ट उनको लग रहा है कहीं पे कोई करेक्शंस गलत हैं या कुछ क्वेश्चन है उनके, तो वो अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है रेलवे ने अब जो इंटरव्यूज होते थे वो सब खत्म कर दिए हैं। तो इन एग्जाम्स में जो ये सीबीटी एग्जाम है इसकी परफॉर्मेंस ही प्लस जो मेडिकल और बाकी चीज़ें होंगी, बाकी यही इनके पैरामीटर रहेंगे। तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो सारी ट्रांसपेरेंसी इस एग्जाम में रहेगी। इस एग्जाम में हमने इंटीग्रिटी जो है, हाई लेवल की इंटीग्रिटी रखने के लिए क्या लिखा है कि बायोमेट्रिक एंड फोटो कैप्चर बिफोर एग्जाम, ये सुविधा दी है कि जो एग्जाम से पहले बायोमेट्रिक और फोटो कैप्चर जो है वो जो हमारे जहाँ पे एग्जाम सेंटर होगा वहाँ पे ये सुविधा रहेगी कि उनका बायोमेट्रिक भी होगा और उनका फोटो कैप्चर भी होगा, जिससे कि इम्पर्सोनेशन, आपने कई इस तरह की घटनाएं देखी हैं जहाँ पे दूसरे कैंडिडेट अपेयर हो जाते हैं, बाद में काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाती है या पुलिस कंप्लेंट हो जाती हैं। तो उससे हम लोगों ने बचने का पूरा प्रयास किया है। और जो कैंडिडेट का फोटो होगा वो कैंडिडेट की स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। यहाँ पे सीसीटीवी सर्विलेंस भी होगी और कमांड सेंटर में रियल टाइम मॉनिटरिंग भी होगी। और जो कैंडिडेट जो उनके जवाब होंगे वो सिस्टम में कैप्चर हो जाएंगे और वो 128 बिट इंक्रिप्शन में रहेंगे, जिससे कि वो उसमें कोई आदमी उसमें वो नहीं कर पाए, किसी तरीके की उसको डिस्टर्ब न कर पाए। हमारे पास हर कैंडिडेट का डिटेल ऑडिट ट्रेल अवेलेबल होगा। तो ये आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि आरआरबी हमारी जो है टोटली कमिटेड हैं। कई दिनों तक लोगों ने डे एंड नाइट काम किया है। ये पूरी प्रोसेस हम लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। इसमें कई हमारे आरआरबी के चेयरमैन इन्वॉल्व थे, प्री बिड्स के स्टेज में, बिड डॉक्यूमेंट बनाने में, पोस्ट बिड में। तो ये बहुत इसमें काफ़ी काम हुआ है और हर प्रयास किया गया कि जिससे कोई किसी तरीके की किसी को ना तो असुविधा हो और ना कोई किसी तरीके की कोई किसी को अनड्यू एडवांटेज मिले। मैं एग्ज़ाम के दिन में हम लोग कैंडिडेट्स का टेम्परेचर लेंगे और जो कि थर्मोगन से लिया जाएगा, जिनका प्रेस्क्राइब टेम्परेचर जो प्रोटोकॉल के हिसाब से टेम्परेचर प्रेस्क्राइब है उससे ज़्यादा का टेम्परेचर होगा, तो उनको एग्ज़ाम से डिसअलाउ किया जाएगा, उनको रजिस्टर्ड मेल से इन्फॉर्म किया जाएगा और उनको रिशेड्यूल किया जाएगा उनका एग्जाम। ऐसा नहीं कि उनका चांस अगर उधर टेम्परेचर कितना न खास किसी वजह से अगर उनको टेम्परेचर आ जाता है तो ये प्रयास होगा कि उनको रिशेड्यूल करके दूसरे दिन किसी और उसमें सुविधा अनुसार उनको दूसरे दिन के लिए शेड्यूल किया जाएगा और इसकी सूचना उनको पर्याप्त रूप से दी जाएगी, समय पर दे दी जाएगी। यहाँ इस एग्जाम में कैंडिडेट को फेस मास्क पहनना है, वो अपना फेस मास्क खुद पहनेंगे। और एक हमने और ये देखा है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको कोविड टेस्ट करा के आना चाहिए, पर हम ये कह रहे हैं कि वो एक डिक्लेरेशन देंगे कि भाई उनको प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होगा उसका कि उनको न तो उनको कोई कोविड टाइप की इस तरह की कोई समस्या नहीं है उनके साथ। अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो उसके बाद हम फिर उनको एग्जाम में उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ तक क्राउड मैनेजमेंट का सिस्टम है, टोटल प्रॉपर जो कोविड मैनेजमेंट का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जाएगा।
वो मेन गेट से एग्जाम लैब्स तक जिस तरीके से है वो सब मतलब कहीं पे भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी। और हर शिफ्ट के बाद एग्जाम, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 शिफ्ट में होगा, तो हर शिफ्ट के बाद एग्जामिनेशन सेंटर को सैनिटाइज किया जाएगा, जिससे कि दूसरी शिफ्ट वाले लोगों को कोई तकलीफ ना हो और किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो और किसी को ये संज्ञान में भी न रहे कि या किसी को इस तरीके का अनिश्चितता ना हो कि भाई क्या होगा उनका करके। तो इस तरीके से हमने जितने भी रिलेवेंट प्रोटोकॉल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको हम लोग 100% कंप्लाई कर रहे हैं। और इस संबंध में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस इशू की हैं, उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को। जैसा आपको पता है कि इसमें काफ़ी सारी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हैं, होम से हैं, या कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं। तो हमारे सारे आरआरडीज को हमने ये सुझाव दिया है कि वो किसी भी प्रोटोकॉल को देखें कि किसी भी प्रोटोकॉल का कोई वायलेशन ना हो रहा हो। इसके साथ साथ मैं आपको सिर्फ ये फिर से एक बार आपके संज्ञान में पुनः लाना चाहूँगा कि हमने 2018 में भी सक्सेसफुली 4 रिक्रूटमेंट किए थे। एक लेवल 1 का किया था, जिसमें 63,000 वैकेंसीज थी, हाँ, और करीब 1 करोड़ 90 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए थे। और दूसरा था वो हमने असिस्टेंट लोको पायलट्स का किया था, उसमें 64,371 वैकेंसीज थी और 47,56,000 एप्लीकेशंस थी। और इसी तरीके से हमने एक जूनियर इंजीनियर्स का किया था, जिसमें हमारे पास 13,538 वैकेंसीज थी और 24,92,000 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। और सिमिलरली पैरामेडिकल्स में 1,923 वैकेंसीज थी, जिसमें 4,70,000 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। कुल मिला के 1,40,000 वैकेंसीज के अगेंस्ट में हमने 2 करोड़ 65 लाख एम्प्लॉइज कैंडिडेट्स को एग्जाम किया था। ये आपकी जस्ट एडिशन सूचना के लिए है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन परीक्षाओं के लिए भारतीय रेल की जो तैयारियां हैं, जो योजना है, उसके लिए विस्तृत रूप से जानकारी। अब मैं मीडिया फ्रेंड्स के एक एक करके प्रश्न लूंगा। सबसे पहले सिद्धार्थ तिवारी जी। सिद्धार्थ जी आप हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। सिद्धार्थ जी आप सुन पा रहे हैं? सर आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, अपना प्रश्न पूछिए सिद्धार्थ जी। सर हमारा सवाल है जो पिछली 2018 में एएलपी की ज्वाइनिंग को लेकर है। जितना टेस्ट हो चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी तमाम लोग हैं जो इस बात की शिकायत करते हैं कि उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले हैं। कब तक ज्वाइनिंग पूरी होगी? साथ ही साथ वेटिंग कैंडिडेट जो एक लिस्ट बनती है, उसका स्टेटस क्या है? कितने लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं? इस बारे में कुछ आप लोगों के पास आंकड़ा है सर? जी सिद्धार्थ जी, इसमें मैं अभी अपने सहयोगी हैं महेंद्र गुप्ता जी, उनसे बात करूंगा। पर मैं आपको मोटा मोटा ये बताऊं कि जहां तक मैं चाहूंगा कि आप उन लोगों को हमारी तरफ से ये मैसेज दे सकते हैं और आप अपने माध्यम से कि कोई भी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सेलेक्ट हुए हैं, कोई भी कैंडिडेट जो है ऐसा नहीं होगा कि जिसको हम अकोमोडेट नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, शुरुआती तौर पर कोविड में हम लोगों ने ट्रेनिंग बिल्कुल बंद कर दी थी। फिर थोड़ा सा हमने लिबरल होकर ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए ट्रेनिंग शुरू की है। पर उसमें जैसा अभी एग्जाम में हमें हो गया, जहाँ पे हम लोग 20 सेंटर में एग्जाम कर सकते थे, वहाँ हमको 50 सेंटर में एग्जाम करना पड़ रहा है। पर हमारे यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग की लिमिटेशन है और ये सेफ्टी कैटेगरीज में है। असिस्टेंट लोको पायलट जैसा बात कर रहे हैं, तो ये लोग जो हैं सेफ्टी कैटेगरीज में हैं और बिना ट्रेनिंग के हमको फील्ड में भेज नहीं सकते हैं। कहीं पे एक्सीडेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, कहीं और में हो सकते हैं। तो उनके भी अपने भाई हित के लिए और हमारे रेल विभाग के और रेलवे पैसेंजर्स के हित के लिए हम उनको प्री ट्रेन, मतलब विदाउट ट्रेनिंग किए हुए भेज नहीं सकते हैं। तो ये आप स्ट्रगल करके हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑलरेडी। अब वो हमारे सहयोगी आपको बताएंगे डिटेल में उसका, कि इतना बस मोटा मोटा तौर में मैं आपसे यही सहयोग चाहूंगा कि आप अपनी ओर से उनको आश्वस्त कर सकते हैं कि जितने भी कैंडिडेट हमने सेलेक्ट किए हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, लोको पायलट में शायद हमारे पास करीब कितने कैंडिडेट हमने सेलेक्ट किए थे? लोको पायलट 26,666 किए। 26,666 किए थे। तो ये पूरा अपडेट करना सर, सभी को ऑफर लेटर दे चुके हैं। एक्चुअली सिद्धार्थ जी बताना चाहेंगे, मैं महेंद्र गुप्ता हूँ, मैं EDRRB। हमने ALP और टेक्नीशियन, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन कॉमन एग्जाम लिया था
और इसमें लगभग 64,000 वैकेंसीज अगेंस्ट में हमने असिस्टेंट लोको पायलट में 26,666 लगभग 27,000 लोगों को, और टेक्नीशियंस में हमने 28,902 लोगों को सिलेक्ट किया। सभी लोगों को जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सभी को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, ऑफर लेटर जा चुका है। एक्चुअल पोस्टिंग के पहले देयर इज रिक्वायरमेंट, आज सर ने बताया, ट्रेनिंग की। असिस्टेंट लोको पायलट की हमारी 104 वर्किंग डेज की ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग होती है, क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, लाइन ट्रेनिंग होती है, और उसका टेस्ट होता है कि उन्होंने प्रॉपर सीखा है कि नहीं सीखा है। उसके बाद उनको वर्किंग पोस्ट लगाते हैं। एज यू आर अवेयर कि बिकॉज दिस इज सेफ्टी एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, बिना ट्रेनिंग कर नहीं कर सकते हैं, उनको पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं। कोविड पीरियड में क्या हुआ, जो हमारी हमने फेज वाइज ट्रेनिंग प्लान की हुई है वो 2 कारणों से कम हो गई। कुछ ट्रेनिंग सेंटर हमारे बंद हो गए, कुछ ट्रेनिंग शुरू में हमारे कोविड सेंटर में कन्वर्ट हो गए, कोविड केयर सेंटर में। और जो हमारी कैपेसिटी ट्रेनिंग की होती है हॉस्टल्स वगैरह की, हॉस्टल कैपेसिटी कम हो गई है, मतलब क्योंकि डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, उस वजह से कैपेसिटी कम हो गई। तो हमारी ट्रेनिंग अफेक्टेड है, ट्रेनिंग थोड़ी सी लेट हुई, लेकिन अभी हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल दुरुस्त चल रही है और सभी को हमने ऑफर दे दिया है। हम सभी लोगों को ट्रेनिंग कंप्लीट करके अगस्त 2021 तक सभी की पोस्टिंग कर दी जाएगी, इससे कोई बचेगा नहीं, एएलपी भी और टेक्नीशियन भी। दूसरा सवाल आपका है कि जो लोग वेटिंग लिस्ट में है उनका क्या होगा। एक्चुअली सिद्धार्थ जी, वेटिंग लिस्ट होता है इसलिए कि अगर जो हमने वैकेंसी नोटिफाई की, कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, कुछ लोग छोड़ चले जाते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में देयर इज प्रोविजन टू टेक द कैंडिडेट्स फ्रॉम वेटिंग लिस्ट, लेकिन उसमें भी इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ही लेना पड़ेगा। मतलब वेटिंग लिस्ट 1 पहले करेंगे, 2 को बाद में, उसके बाद करेंगे, यह सिस्टम होगा। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। कैंडिडेट बताया गया है, वेटिंग लिस्ट वालों को अपॉइंटमेंट देने की कोई गारंटी नहीं है। ये तभी संभव है जबकि मेन पैनल में शॉर्टेज हो, कैंडिडेट ज्वाइन ना करे, तभी वेटिंग लिस्ट ले सकते हैं। ये हमारी पोजीशन है। सिद्धार्थ जी, थैंक यू। सिद्धार्थ जी, उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। सर, मैं अब एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ दिव्येंदु विश्वास जी का। ये वर्तमान न्यूज़पेपर से हैं, किन्हीं कारणवश ये ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन अपना हमें मैसेज किया था कि विल द कैंडिडेट बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट बिफोर एग्जाम। वैसे तो आपने इसका जवाब दे दिया सर, लेकिन एक बार प्लीज फिर से रिपीट कर दीजिए सर। उनको सर्टिफिकेट कोई नहीं देना है, एक डिक्लेरेशन देना है उनको कि भाई मुझे कोविड नहीं है, या मैं मतलब एग्जाम लेने के लिए फिट हूँ या अवेलेबल हूँ। हाँ, ये भी प्रोफॉर्मा के बारे में बता देंगे आपको कैसा। मैं इनको बताना चाहूंगा, जो हमारे मित्र हैं वर्धमान से, कि निगेटिव टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे सर ने बताया है बहुत डिटेल में शुरू में कि किसी भी कैंडिडेट को जो परीक्षा केंद्र पर आता है उसका हम थर्मोगन से टेम्परेचर टेस्ट करेंगे। उसका टेम्परेचर अगर बियॉन्ड लिमिट होगा, जो प्रिस्क्राइब लिमिट है, तो उनको बताएंगे भाई आपका एग्जाम आज नहीं हो सकता, और इसकी सूचना रजिस्टर्ड ईमेल पर और उनके फोन नंबर पर दी जाएगी कि आपको इस कारण से एग्जाम रिशेड्यूल किया गया है, और उसकी सूचना भी हमको ईमेल और एसएमएस के माध्यम से देंगे कि उनका सेंटर कब पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, कब एग्जाम होगा। तो यहाँ सेफ्टी की बात है कि किसी कैंडिडेट का मतलब एक डिक्लेरेशन लेना हमारे लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि उसमें ये लिखवाएंगे दैट आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम नाइदर कोविड-19 पॉजिटिव एट प्रेजेंट नॉट आइडेंटिफाइड एज ए पोटेंशियल कैरियर ऑफ कोविड-19 वायरस एंड आई एम आल्सो नॉट हैविंग एनी ऑफ द सिम्टम्स रिलेटेड टू कोविड-19। इस डिक्लेरेशन को साइन करके कैंडिडेट देंगे, उसके बाद उस परीक्षा पर उनको परीक्षा में अलाउ किया जाएगा। उम्मीद है कि उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी जी बिल्कुल सर, उनके सवाल का जवाब आपने पूरी तरह से उनको संतुष्ट कर दिया सर। अब मैं अपने मीडिया फ्रेंड से आग्रह करूंगा कि जो लोग हमारे उनमें से कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सर, एक सवाल मेरा है, निशांत बोल रहा हूँ ANI से। जी निशांत जी, पूछिए। हाँ निशांत जी। हाँ, सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, हम देख रहे हैं कि पंजाब और कुछ 1-2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कि एजुटेशंस चल रहे हैं, फार्मर्स एजुटेशंस चल रहे हैं, हमारी रेल सेवाएं भी बाधित हुई हैं, सर्विस जो है, और ऐसे जगहों पर जब एग्जाम कंडक्ट होंगे एजुकेशन सेंटर्स तक आ सके, इसके लिए क्या कैसे फिर पॉसिबल होगा, क्या इंतजाम किए गए हैं? जहां पर निशांत जी, जहां नॉर्मल ट्रेन सर्विसेज चल रही हैं वहां पर रेलवे का पूरा प्रयास है कि हम वहां पर कैंडिडेट्स को पहुंचाएंगे, मतलब उनके लिए स्पेशल हम ट्रेन चलाएंगे। जहां पर कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर इशू है उसके लिए हमने उनके चीफ सेक्रेटरी में लिखा हुआ है इसको ठीक करने के लिए, सो दैट उनको कोई दिक्कत ना हो। ये प्रॉब्लम इसका मैं यही जवाब दे सकता हूं कि ये कानून व्यवस्था की जो स्थिति है ये
कंसर्न जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, उनका सब्जेक्ट है, उनको जरूर इसको इंश्योर करें कि हमारी ट्रेनें चले, और अगर इसको स्थिति आती है तो उसमें जैसी सिचुएशन होगी उसका निर्णय लेंगे। तो हम कैंडिडेट का हित ध्यान में रखेंगे, ये आपसे कह सकते हैं। जी सर, लेकिन अगर इसमें कोई कैंडिडेट किसी वजह से, अगर इस तरह के एजिटेशन की वजह से अगर एग्जाम देने से वंचित रह जाता है, तो उसके लिए क्या कोई फिर दूसरा विकल्प होगा आगे? नहीं, जैसे हमने अभी आपको कहा, भी हमने इस सब्जेक्ट को अभी एड्रेस नहीं किया, क्योंकि कहीं से हमको इस तरह की सूचना नहीं है अभी किसी, हमारे चेयरमैन ने भी हमें ऐसा सूचित नहीं किया है, और न हमें कहीं स्टेट गवर्नमेंट से ऐसा कुछ संज्ञान में हमारे आया है कि ऐसा कहीं संभावना है। लेकिन अगर ये परिस्थिति बनेगी तो हम कैंडिडेट्स का हित जो है जरूर ध्यान में रखेंगे। ये जो किसी इंडिविजुअल की गलती नहीं है जहाँ पे, वहाँ पे जैसे हमने आपसे कहा, किसी को टेम्परेचर अगर डेवलप हो जाता है उस दिन, तो उसको भी हम अल्टरनेट मौका देंगे। तो सिमिलरली ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है निशान जी, कोई और मीडिया का दोस्त अगर कोई प्रश्न करना चाहे? हाँ, मैं हेलो विनोद श्रीवास्तव बोल रहा हूँ मैं। मनोज भाई, मेरा सवाल है, ब्रह्म प्रकाश बोल रहा हूँ जी। विनोद जी, पहले आप प्रश्न कर लीजिए। विनोद जी। हाँ, मेरा प्रश्न ये है जी विनोद जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल, आप पूछिए। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो 2018 की भर्तियां हैं, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग होने में 3 साल का समय लग गया है, ठीक है? और ये जो एप्लीकेशन है हमारे पास, जिनको एग्जाम कराने हम जा रहे हैं 15 दिसंबर से, इनकी प्रक्रिया पूरी होते ही 2021 हो जाएगा। तो क्या इनकी ज्वाइनिंग 2022 या 23 में प्लान है क्या? और तब तक हमारे पास कितना बैकलॉग और बढ़ जाएगा? विनोद जी, आपको शायद ये मुझे मेरे ख्याल से आपको हमारा साथ देना चाहिए इस बात में कि कहीं पे भी हमारे दिमाग में ऐसा नहीं था, या कभी हमने इस परिस्थिति को सोचा भी नहीं कि ऐसा होगा कि इनको हम 2018 में एग्जाम करा के या 19 में एग्जाम करा के 21 में ज्वाइनिंग देंगे, या अब 21 ही आ जाएगा। लेकिन जो हुआ है पिछले साल भर में, जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, वो हम लोग सब उसके आगे मजबूर थे। परिस्थितियां जो हैं, भगवान करेगा अगर वैक्सीन वगैरह सब जल्दी आ जाती है तो जो आपका अप्रेंशन है वो नहीं होगा, और हम लोग इनको पहले ही देंगे। जो हमारा मतलब, हम कोई इसको बिल्कुल ही डेफर करा रहे हैं या किसी और से हमारा कोई हिडन एजेंडा है, ऐसा नहीं है। ये हम आपको नहीं, मेरी बात नहीं खाती साहब, मेरा वो सवाल नहीं था। सवाल था कि जब 2018 में जब हम लोग खबर लिखते थे इस मामले में, तो उस समय ये कहा जाता था कि हम 1 साल के अंदर इनकी ज्वाइनिंग करा देंगे जी, ठीक है? और ये कोविड का सिचुएशन मार्च और फरवरी से आया है। तो मैं थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि सपोज दैट कि अभी वैक्सीन आया नहीं है और हम एग्जाम कराने की प्लान कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर तक मेरा तो एग्जाम चलेगा। तो क्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग प्रक्रिया और सारी करने में 2022 और 23 लग जाएगा क्या? मैं ये सवाल था मेरा आपसे। मतलब जो हमारा जो शेड्यूल नॉर्मल होता है, जो 1 साल का, अगर परिस्थितियां सामान्य रही तो 1 साल के अंदर ही हम इनको ज्वाइनिंग देंगे, ये हम आपसे कह सकते हैं। अगला कितना हो जाएगा आपका? और वैकेंसी तो आगे की हुई सर, ये तो वैकेंसियां ऑलरेडी 21 मई तक की लीव, वैकेंसियां आगे की लीव हुई हैं ऑलरेडी। ये वैकेंसियां आज की नहीं है, ये आगे की वैकेंसियां भी हैं इसमें। कब तक की है इसमें? 21-22 अब जी सर, 21-22 तक की वैकेंसियां ऑलरेडी फैक्टर। हाँ, वो फैक्टर हमारे यहाँ एक फॉर्मूला होता है। अभी स्टूडेंट कितना है आपका टोटल इंडियन रेलवेज में? हमारे पास जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है 15 लाख के आसपास है जी। और हमारे पास जी जो ऑन रोल हमारे पास करीब 12.5 लाख के आसपास है। तो जो हमारे पास लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जी जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, लोको पायलट, टेक्नीशियन, ये लोग ट्रेनिंग करके ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास कुछ लोग ट्रेनिंग, देखिए वैकेंसीज का आना और वैकेंसीज का राइज होना, वैकेंसीज फिलअप होना, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम लोग प्लान करते हैं कि ये जानते हुए वैकेंसी आएंगे, लोग रिटायर करेंगे, लोग प्रमोट होंगे, वैकेंसी आएंगी, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। वैकेंसीज को हम लोग एसेस करते हुए आगे आने वाले 2 साल वैकेंसी लेकर के हम प्लान करते हैं। और आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग का जो पीरियड है उसको भी काउंट करते हैं। ट्रेनिंग लगेगा, ट्रेनिंग पीरियड लगेगा, उसके बाद नहीं पोस्ट हो सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। और इसमें हम हर समय जो असेस करते हैं स्ट्रेंथ को, इस बात ध्यान रख के चलते हैं कि हमारे पास कुछ लोग ट्रेनिंग में रहेंगे, हमारे पास कुछ लोग जो है हमें रोस्टर के साथ उनको रेस्ट देना पड़ता है। तो रेलवे का ऑपरेशन इसको हम उस तरह मैनेज करते हैं।
विनोद जी, आपको इस बात का मैं एक ही चीज ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे परिस्थितियां बन रही हैं, हम भी री इन्वेंट कर रहे हैं। हम लोग पहले हमने शुरू में बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं किया, लेकिन उसके बाद हमने वर्चुअल ट्रेनिंग, जो फील्ड ट्रेनिंग जो इंस्ट्रूमेंट पे होती है उसको छोड़ के जो वर्चुअल ट्रेनिंग होती है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी। तो वो हम भी थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर में चल रहे हैं और चाहते हैं कि जल्दी जल्दी लोग हमारे को ज्वाइन करें। ठीक है विनोद जी, उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। मीडिया के एक फ्रेंड और क्वेश्चन करना चाहते थे, अब आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। आवाज जी मामनी, कैन यू हियर हाँ मी? जी, हाँ मामनी मैम बोलिए। हेलो। जी जी मैम, आप सुन सकते हैं आपको, प्लीज क्वेश्चन। ओके, सो द क्वेश्चन इज कि ये जो एग्जाम कौन सा एजेंसी कंडक्ट कर रहा है, ये सारा जो द इंटायर कंट्री में, इज देयर वन एजेंसी दैट इज कंडक्टिंग या मल्टीपल एजेंसीज है जो ये सीबीटी कंडक्ट कर रहा है? वो क्वेश्चन नंबर 1 था। और क्वेश्चन 2 वाज अ क्लैरिफिकेशन सर कि आपने बोला कि जैसे 20 मतलब बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स नंबर ऑफ सेंटर्स और बेसिकली नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर रूम आपका बहुत लोअर करना पड़ रहा है। तो उसका एक ब्रॉडली नंबर दे सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की वजह से कितना ज्यादा सेंटर आपको इंक्रीज, बेसिकली कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग द एग्जाम टू व्हाट एक्सटेंट वो बढ़ा है? सो दीज आर द 3 क्वेश्चन। थैंक यू सर। मान लीजिए ओके मैम। मान लीजिए आपका सवाल है कि एक तो एजेंसी कौन सी कर रही है, तो हम आपसे शेयर करने में असमर्थ हैं बिकॉज दिस इज ए कॉन्फिडेंशियल मैटर। और दूसरा सवाल का आपका जवाब यह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, बिकॉज देयर इज गवर्नमेंट प्रोटोकॉल ऑन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स निकाला है कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म मेंटेन रखना है। लिटरली आपने बहुत सही कहा है कि हमारी जो सेंटर्स की कैपेसिटी निश्चित रूप से कम हो गई है, मतलब 100% कैपेसिटी पे एग्जाम नहीं कर सकते हैं। इट इज डेफिनेटली रिड्यूस्ड। ये कितना रिड्यूस करता है, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंटर, साइज ऑफ द रूम, बट नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि कम से कम हमारी कैपेसिटी, अगर 100 बच्चे बैठ सकते थे, हमें 60 से 65 ही बैठ पाएंगे। तो देयरफॉर अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि दूसरी बात यह है कि हमने लास्ट टाइम जो एग्जाम किया था वो एक दिन में 3 शिफ्ट हम प्लान कर सकते थे, लेकिन इस बार हमने 2 ही शिफ्ट प्लान किया है। तो इसकी वजह से भी हमारी कैपेसिटी लिमिट हो गई है। तो इसकी वजह से जो टोटल एग्जाम है, जो ड्यूरेशन है, डेफिनेटली बढ़ जाएगा इस कोविड कंडीशन में। आपका कुछ था और कुछ जी मामनी मैम, जी था। ओके ओके, थैंक यू मामनी मैम। कोई और मीडिया के दोस्त अगर प्रश्न करना चाहें? कॉस्ट सर, कॉस्ट बिल्कुल मनोज भाई, कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी डेफिनेटली, यस कॉस्ट फैक्टर बढ़ेगा ही, बिकॉज इसमें हमारी कैपेसिटी कम सेंटर की, और उसको सैनिटाइजर और बाकी चीजें हमें चेक करना पड़ेगा, ज्यादा स्टाफ लगाने पड़ेंगे, तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही हमारा। नॉर्मल टाइम कंपेरिजन में कॉस्ट विल डेफिनेटली इंक्रीज। जी ब्रह्म जी, अब आप अपना प्रश्न पूछिए। मेरी आवाज मिल रही है? जी जी ब्रह्म जी, पूछिए। कुछ आइडिया दे सकते कुछ ना? क्या बोले, आवाज की आवाज नहीं आ रही है मामनी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एनी नंबर फॉर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मामनी मैम, प्रकाश बोल रहा हूँ। आवाज नहीं है। ब्रह्म प्रकाश बोल रहा हूँ। ओके ओके, ब्रह्म जी आप ब्रह्म प्रकाश बोल रहा हूँ। आप अलग भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, जवाब दे देंगे। जी मैम अगला सवाल ले सकते हैं मनोज। ब्रह्म जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। आप हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो पहले एग्जाम हुए थे और अब एग्जाम हो रहे हैं, जो पहले वैकेंसी निकाली थी 2017-18 में, वही 1,40,000 के लग, तो उसी की प्रोसेस अभी चल रही है। और पहले कितने वैकेंसीज की प्रोसेस कंप्लीट हो गई? क्या कोई नई वैकेंसीज भी अभी निकाली हैं? जी ब्रह्म, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अलग वैकेंसी है। मैं आप बताना चाहूंगा कि पहले हमने जो एग्जाम दिया था वो अलग कैटेगरीज के थे। पहले हमने जो दिया था उसमें एएलपी टेक्नीशियन थे, हमारे पास जूनियर इंजीनियर थे, पैरामेडिकल के थे और लेवल 1 के थे।
इस बार जो हम एग्जाम ले रहे हैं उसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। एक आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज है जिसमें आपके टीचर्स और स्टेनोग्राफर्स ये लोग आते हैं। दूसरी एनटीपीसी है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की है, वो दूसरी परीक्षा है। तीसरा लेवल 1 का है, लेवल 1 सेम कैटेगरीज का, बट दीज वैकेंसीज आर एडिशनल वैकेंसीज which have arisen after the conduct of previous examination. Because ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमारा एक रिक्रूटमेंट स्टार्ट होता है, खत्म होता है, दूसरा रिक्रूटमेंट शुरू होता है, तो दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हिच इज डन बाय आरआरबीज। जी ब्रह्म जी, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। आई होप आप सहमत हैं या कुछ और? मोटा मोटा ब्रह्म जी ये समझिए कि वो वैकेंसीज डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ऐसा नहीं हो डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है ब्रह्म जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है ब्रह्म जी। आपकी आवाज नहीं आ रही ब्रह्म जी। जी कोई और मीडिया के फ्रेंड अगर क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ ये नई वैकेंसीज हैं। हाँ, नई वैकेंसी है, ये नई वैकेंसी है, बिल्कुल नई वैकेंसीज हैं, बिल्कुल नई वैकेंसी है। अच्छा, कोई और मीडिया के दोस्त अगर प्रश्न करना चाहें। आई थिंक सर अब किसी के प्रश्न नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर खाती सर का, और साथ में ओएसडी सर का कि मीडिया को इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए कि जो परीक्षाएं हो रही हैं उसके लिए जो योजनाएं हैं रेलवेज की और उसके लिए जो हमारी तैयारियां हैं उसके लिए, उसके अंतर्गत रेलवे क्या कर रहा है। और मैं मीडिया के अपने सभी साथियों का भी धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा।